Hello students, I am Rajiv Jangid, बायोलॉजी फैकल्टी इन CLG इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम और अपने डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील द इम्यून सिस्टम एंड द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट? अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को समझने से पहले कुछ बात करते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो बॉडी है वो रेगुलरली बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आती है। बहुत सारे बैक्टीरियाज के, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे पैरासाइट्स, पैथोजेंस, वर्म्स, इनके कांटेक्ट में आती है। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे एजेंट्स हैं जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों? हम थोड़े बहुत पैथोजन से बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी एबिलिटी है जो उनसे फाइट कर सकती है, उनसे लड़ सकती है और उनको मार सकती है। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब अगर अपन इसको डेफिनेशन में समझें तो हम ये बोल सकते हैं, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट इन विच वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन न्यूट्रलाइज, वी कैन डिस्ट्रॉय एंड वी कैन एलिमिनेट द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल पैथोजेंस। एनसीईआरटी भी यही कहती है। एनसीईआरटी कहती है दिस इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है, यानी इम्यूनिटी हमको समझ में आ गई। अच्छा, अपनी बॉडी में ये इम्यूनिटी अपने को कैसे देखने को मिलती है? एक जनरल बात अगर अपन करते हैं, जैसे अगर हम अपने इस हाथ से ब्लड निकालें और उस ब्लड को अगर अपन इस हाथ में चढ़ा दें तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर अपन किसी और अनमैच्ड ब्लड को अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दें तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि उस आदमी की डेथ हो जाए, क्योंकि इतनी हार्मफुल एग्लूटिनेशंस, क्लम्पिंग, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सकती है कि वो ब्लड वेसल्स को चॉक कर दे और उससे डेथ भी हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है। हमारी बॉडी ये पहचानती है कि भाई हमारी बॉडी की सेल कौन सी है और फॉरेन एजेंट कौन सा है, इसको पहचानने की एबिलिटी है। एंड दैट एबिलिटी इज ड्यू टू इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, राइट? जैसे जनरली हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी पढ़ते हैं कि अगर किसी का ऑर्गन खराब हो जाता है या फिर नॉन वर्किंग होता है तो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं मेडिकल साइंस में। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले अपन एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि ऑर्गन मैच होना चाहिए। ऑर्गन्स के जो प्रोटीन्स हैं, उसके ब्लड ग्रुप्स हैं, वो मैच करने चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? बिकॉज बॉडी हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एजेंट्स। ठीक है, यानी बॉडी नॉन सेल्फ एजेंट को आइडेंटिफाई करेगी और उसको डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करने की प्रॉपर्टी रखेगी। दैट इज इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी टर्म वॉज गिवन बाय बर्नेट, साइंटिस्ट। टर्म वॉज गिवन बाय बर्नेट, राइट? अब हम ये पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी के क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है, और वो कैसे फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में, राइट? इम्यूनिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? पहले अपन इसको समझते हैं कि इनेट क्या है और एक्वायर्ड क्या है, फिर इनके आगे और कौन से क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इनेट टर्म इज ए लैटिन टर्म और इनेट का मतलब होता है विद बर्थ बाय बर्थ, यानी वो इम्यूनिटी जो हमें अपने बर्थ के साथ मिलने वाली है। हम पैदा होते हैं, उसके साथ में जो इम्यूनिटी और फाइटिंग जो मैकेनिज्म लेके आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। और अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड क्या होता है? आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है हमने,
हमने पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर किसी तरह से एंटीजन और पैथोजन के एक्सपोजर के थ्रू अपने अंदर जो एंटीबॉडीज बनाई हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इज बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अच्छा, जो इनेट इम्यूनिटी है वो जनरली स्किन के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू डेवलप होती है। और ये जो सेल्स हैं या ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें इनहेरिटेंस के थ्रू मिले हैं, यानी हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे में आए हैं और ये के फीचर्स जो हैं हमने हमारे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट करने हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनेट इज इनहेरिटेबल टाइप ऑफ इम्यूनिटी, राइट। लेकिन अगर एक्वायर्ड की बात करते हैं वो पर्सन पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप का एक्सपोजर ले रहा है और किस टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस इट इज नॉट इनहेरिटेबल। इनेट इम्यूनिटी जो कि स्ट्रक्चर की वजह से है, सेल्स की वजह से है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है ना। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करता है तो बॉडी हर एक को रिजेक्ट करेगी, हर एक को रिजेक्ट। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को रिजेक्ट करेगी, वायरस को नहीं करेगी, फंगस को करेगी, किसी वर्म को नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एजेंट को रिजेक्ट करने की एबिलिटी है। इट मीन्स इट इज नॉन स्पेसिफिक। अगर बात करें एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। जैसे पोलियो की वैक्सीन ली और उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनाई, तो वो एंटीबॉडी पर्टिकुलर पोलियो के वायरस के अगेंस्ट के ही है, उसके अगेंस्ट ही है। बीसीजी की वैक्सीन, डीपीटी की वैक्सीन, हमें अलग अलग टाइप की वैक्सीन लेने पड़ती है क्योंकि हर एक वैक्सीन अलग टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और हर एक अलग एंटीबॉडी अलग पैथोजन से लड़ती है। इसका मतलब दिस इज टाइप ऑफ स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक टाइप। अगर मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करूं तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या मतलब है इस बात का? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि पैथोजन बॉडी में एंट्री ही नहीं ले। फर्स्ट लाइन ऐसी लाइन है जो पैथोजन को बॉडी में एंट्री करने से रोक रही है, और सेकंड लाइन ये कह रही है अगर बॉडी में किसी तरह से भी एंट्री किया तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस करूंगा जिसके वजह से क्या होगा, वो पैथोजन मर जाएगा या फिर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों है कि अगर बाई चांस बॉडी में पैथोजन घुस गया है, ठीक है, और किसी जगह पर स्टोर हो गया है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोग्रामिंग करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, केमिकल सीक्रेट करेगी और उसको आइडेंटिफाई करके मारने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यहाँ सर्चिंग है, यहाँ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है बात? तो इनेट इम्यूनिटी इज विद बर्थ। इनेट का मतलब ही है बर्थ के साथ में, ठीक है। इट इज इनहेरिटेबल क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने वाली है, एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक, किसी भी पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी इसके अंदर है। एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ क्योंकि हमें इसको एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज आफ्टर बर्थ। इट इज नॉन इनहेरिटेबल, यानी ये वैक्सीन के अगेंस्ट है, पैथोजन के एक्सपोजर के अगेंस्ट है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, इसलिए इनहेरिटेबल नहीं है। और ये स्पेसिफिक है क्योंकि पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। एंड इट इज कॉल्ड एज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स और एक को बोलते हैं केमिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स क्या है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर्स दो टाइप के हैं, इसको अपन एनाटॉमिकल बैरियर्स भी बोलते हैं। अपनी बॉडी के एनाटॉमी पर बेस्ड है, इसलिए एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है। इसके दो एग्जांपल हैं, एक है स्किन एंड सेकंड इज
म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। स्किन से रिलेटेड बात करें तो स्किन जो अपनी है वो वाटर प्रूफ है, ठीक है ना। कभी भी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो पानी अंदर एंट्री नहीं करता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्किन किसी भी पैथोजन को किसी भी मीडियम के थ्रू अंदर जाने नहीं देगी, राइट। स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सरफेस एरिया इसका बड़ा है, लेकिन ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही है, कवर करके रख रही है। इसके ऊपर कैरेटिन प्रोटीन भी है, हार्ड प्रोटीन भी है, जो इसको किसी न किसी एक्सपोजर से बचाने का एबिलिटी रखती है। इसका मतलब स्किन पैथोजन की एंट्री को रोकेगी। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये भी देखा होगा कि बाई चांस कभी कट लग जाए, ठीक है, और वुंड हो जाता है, तो वहाँ से जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर पस पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब स्किन नॉर्मल थी तब तो कोई पस नहीं पड़ रहे थे, लेकिन जब कट लग गया तो पस पड़ने के चांस बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्किन पहले प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन स्किन के कट होने के बाद बैक्टीरियल एक्सपोजर के चांसेस हाई हो गए, बढ़ गए, इसलिए वहाँ पर पस पड़ जाती है। क्लियर हो गई बात। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो फिजियोलॉजी के लिए, एनाटॉमी के लिए, अगर आप एमबीबीएस करते हैं तब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारी बॉडी में ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स हैं, ट्यूब्यूलर ऑर्गन कैसे हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा ट्यूब्यूलर ऑर्गन है। ट्यूब्यूलर ऑर्गन के अंदर की कवर और एक होता है बाहर का कवर। अंदर के कवर को बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और बाहर वाला जो कवर होता है उसको बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन। ये जो वर्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीरस मेम्ब्रेन, ये इनके फंक्शन पर बेस्ड है। जो अंदर की कवर है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है अपनी, ये ट्यूबुलर ऑर्गन है, इसके अंदर की कवर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस, दैट इज एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। म्यूकस क्यों निकाल रहे हैं, म्यूकस एक एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है, ये पैथोजन को ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है और उसको अंदर की तरफ एंट्री से रोक सकता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि म्यूकस का एक वॉशिंग एक्शन भी होता है। अगर पैथोजन बाई चांस कहीं पे चिपका हुआ रह गया तो ये म्यूकस क्या करेगा, वॉल के थ्रू रन करेगा और उसको वहां से वॉश आउट भी कर सकता है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सीरस फ्लूइड निकालती है, वाटरी फ्लूइड निकालती है, राइट। वाटरी फ्लूइड तो बाहर निकलता है, उसमें ट्रैपिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन म्यूकस एक एल्कलाइन एंड विस्कस फ्लूइड है, उसमें ट्रैपिंग एबिलिटी है, इसलिए वो डायरेक्टली पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आती है। क्लियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमने को कहाँ मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन हमको मिलने वाली है अपने जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, और मिलेगा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में एंड कंजक्टिवा ऑफ द आई। क्लियर हुआ। तो ये है हमारे फिजिकल बैरियर्स, यानी जो हमारे स्ट्रक्चर की वजह से हैं, हमारी एनाटॉमी की वजह से हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। सेकंड इज केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी बोल सकते हैं, यानी हमारी बॉडी के फंक्शंस की वजह से, हमारी बॉडी के सीक्रेशंस की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है सीक्रेशन ऑफ स्किन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, अपने को पता है कि अपने स्किन में दो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, एंड सेकंड इज सेबेशियस। स्वेट ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, सूडोरीफेरस, ठीक है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट सीक्रेट होगा और स्वेट के अंदर स्वेट क्या करता है, अपने स्किन की पीएच को एसिडिक बना देता है, यानी पीएच को मेंटेन करता है 3 to 5। पीएच कितनी मेंटेन करेगा, 3 to 5, एंड 3 to 5 जो पीएच है ये एसिडिक पीएच है और ये बैक्टीरिया की यानी पैथोजन की ग्रोथ को मिनिमाइज करता है, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन करता है। क्लियर हुआ। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, स्किन की पीएच को एसिडिक बनाएगा, 3 to 5 करेगा, जो कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। सेबेशियस ग्लैंड की बात करते हैं तो ये क्या सीक्रेट करने वाला है, सीबम, राइट, एंड सीबम इज अ काइंड ऑफ ऑयल। ये क्या करता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है और स्किन को एक ग्रीजीनेस देता है, स्टिकी बनाता है। जैसे पैथोजन स्किन के ऊपर ही चिपक जाए, स्किन के अंदर एंट्री नहीं ले, एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, इसलिए सीबम सीक्रेट होता है और इसमें भी ट्रैपिंग एबिलिटी है बैक्टीरिया की। दिस इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड अगर बात करते हैं तो सलाइवा
टीयर्स एंड सीमन। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी है। जैसे सलाइवा की बात करते हैं, सलाइवा में क्या अवेलेबल है? लाइसोजाइम एंजाइम, राइट? नाम सुना होगा तुम लोगों ने, लाइसोजाइम एंजाइम। इसका डिटेल नेम भी है जो एमबीबीएस में ज्यादा चलता है, दैट इज म्यूकोलाइटिक पॉलीसैकेराइड। म्यूकोलाइटिक पॉलीसैकेराइड, राइट? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया की दो वैरायटी है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जैसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं, उनकी वॉल भी थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव की वॉल थिक भी है लेकिन वो लेस हार्मफुल है। ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स ज्यादा होते हैं, जिनको ये इजीली क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब लाइसोजाइम क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल में पोर करके, पेनिट्रेट करके उसको मारने की एबिलिटी रखता है, राइट? तो ये किसके अगेंस्ट है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। कहां मिलेगा अपने को? सलाइवा में मिलेगा, और ये हमें टीयर्स में भी मिलेगा, और ये अपने को सीमेंस में भी मिलेगा, राइट? सलाइवा में एक एंजाइम और है, एक प्रोटीन और है, इसको बोलते हैं लैक्टो या लाइकोप्रोटीन्स या फिर लैक्टोप्रोटीन्स। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं लैक्टोफेरिन। दिस इज अ प्रोटीन ऑफ सलाइवा। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करता है? सलाइवा के आयरन के साथ चिलेट बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है कि बैक्टीरिया अगर सलाइवा में एंट्री कर रहा है और उसको डिमांड है आयरन की, तो उसको फ्री आयरन अवेलेबल नहीं होता। जब आयरन अवेलेबल नहीं होता तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती तो बैक्टीरिया वहीं पर डेड हो सकता है। समझ मारी मेरी बात? इसका मतलब हम ये कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम इज बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिया को किल करता है, while लाइकोप्रोटीन या लैक्टोप्रोटीन या लैक्टोफेरिन प्रोटीन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड केमिकल बैरियर था। थर्ड अगर अपन बात करें तो सबने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। अपने स्टमक में, स्टमक के वैसे बहुत सारे पार्ट हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो HCl कहां से सीक्रेट होता है? ऑक्सेंटिक सेल से। स्टमक की ऑक्सेंटिक सेल, जिसको कई बार क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल HCl निकालती है और HCl इतना एसिडिक होता है जिसकी pH 2 to 3 होती है, ये सारे टाइप के बैक्टीरिया को वहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिस्ट्रॉय ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बट अगर अपन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो एक ऐसा वायरस है जिस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस, ये HCl से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, राइट? अच्छा, HCl सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा बैक्टीरिया के अगेंस्ट है? तो हम ये बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, इसका मतलब HCl जनरली टाइफॉइड बैक्टीरिया को किल करता है और टाइफॉइड से बचाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और जो बार बार एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि रेनिटिडिन, साइमेटिडिन, ओमिप्राजोल, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं HCl को डिक्रीज करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टाइफॉइड से, क्योंकि जनरली टाइफॉइड का बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करता है, लेकिन स्टमक उस बैक्टीरिया को किल कर लेता है। लेकिन अगर एंटासिड लेने वाले कोई पेशेंट्स हैं या लोग हैं तो उनकी बॉडी में एसिडिटी कम रहेगी, एसिड सिक्रेशन कम होगा, और एसिड की वजह से साल्मोनेला टाइफी मरेगा नहीं, और क्या होगा? उनको टाइफॉइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज वेजाइना और वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइना इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर अपन बात करें तो वेजाइना एक कैनाल एक स्ट्रक्चर है, और उस कैनाल में जो टिश्यूज हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया और कॉलमनार टिश्यू जो अवेलेबल हैं, उनमें ग्लाइकोजन स्टोर रहता है।
याद रखना बच्चों, वेजाइना में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है और वहां पे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, वो उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो लैक्टिक एसिड वेजाइनल कैनाल को इतना ज़्यादा एसिडिक बना के रखता है कि उसके वजह से वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। इसका मतलब वेजाइना अपने प्रोटेक्शन के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रखती है, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करवाती है और साथ साथ में लैक्टिक एसिड के थ्रू पैथोजन से अपने आप को बचाती है। क्लियर है? यहाँ अगर अपन एक डिटेल की बात करें तो तुम लोगों ने सुना होगा कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज कॉल्ड डोशिंग मेथड। यह है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इस मेथड में क्या होता है जनरली कि आफ्टर कॉइटस और कॉपुलेशन जो सीमन वेजाइना में डिस्चार्ज होता है या इनसेमिनेट होता है, उसको फीमेल हाई प्रेशर ऑफ वाटर के थ्रू या फिर किसी न किसी स्पर्मिसाइडल जेल के थ्रू उसका वॉश आउट करते हैं। समझ मारी बात? यानी कॉइटस के बाद वेजाइना में जो सीमन डिस्चार्ज हुआ है, इनसेमिनेट हुआ है, उसका इफेक्टिवली वॉशिंग होती है। लेकिन अगर कोई फीमेल इसको बार बार यूज में ले, यानी वॉशिंग बार बार की जाए, तो वेजाइना की पीएच पर इफेक्ट पड़ता है और वो एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट है उससे वो डिस्टर्ब हो जाती है और पैथोजन के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये मेथड वाइडली एप्लीकेबल नहीं है और कह सकते हैं कि अपन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ईयर की अपन बात करें तो अपने ईयर में एक वैक्स है, सबने सुना होगा, एंड ईयर वैक्स इज कॉल्ड सेरुमिन एंड द ग्लैंड इज कॉल्ड सेरुमिनस ग्लैंड। ये वैक्स जो स्टिकी है। अच्छा, एक बात तुमने नोटिस की है कि जो अपनी ये ईयर की कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी कर्वी है, कॉइल्ड ट्यूब है, कर्वी ट्यूब है, बेंडेड है। कभी तुम लोगों ने सोचा है कि हमारी ईयर की जो कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल, ये बेंडेड क्यों है, कर्वी क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जैसे ही एयर के थ्रू या साउंड वेव्स के साथ में कोई पैथोजन इस ईयर में एंट्री करे तो वो स्ट्रेट नहीं जाए, थोड़ा सा बैंड करे। जैसे ही वो बैंड करेगा वहाँ पे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होंगे, साथ में होगा वैक्स, वो हेयर फॉलिकल फिल्टर करेंगे और वैक्स पैथोजन को चिपका लेगा, स्टिक कर लेगा और फिल्टर्ड साउंड वेव जो होगा वो बॉडी के अंदर एंट्री करेगा हियरिंग के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये ईयर वैक्स का पॉइंट था यहाँ पे। क्लियर? तो ये सारे कौन से बैरियर्स थे? दीज ऑल आर केमिकल बैरियर्स। यानी हमने किसकी बात की अभी तक? हमने बात की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। यानी पैथोजन बॉडी में अगर एंट्री करता है या एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है? या तो उसको एंट्री ही नहीं करने देगा, जैसे कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और अगर बाई चांस एंट्री कर लेते हैं तो हमारी जो सीक्रेशंस हैं, आई में से सीक्रेशन जो टीयर है, सलाइवा है, ईयर में है, फीमेल की वेजाइना में है, और स्टमक के जो सीक्रेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं पैथोजन को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। क्लियर? ये था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें अलग अलग बैरियर्स हैं। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट इज सेल्यूलर बैरियर, और सेल्यूलर बैरियर में भी दो हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड सेकेंड नेचुरल किलर सेल्स, NKCs। नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर। ये कौन है? ये होते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है? उसके बाद में आता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, उसके बाद में फीवर एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स।
तो ये है सेकंड लाइन डिफेंस। मतलब क्या हुआ, अगर पैथोजन ब्लड में घुस जाता है, एंट्री कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम भी हैं कि ब्लड से उसको एलिमिनेट करें और ब्लड में उसको डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, तो अलग अलग बैरियर्स हैं। सेलुलर बैरियर जो कि हमारे WBCs के वजह से हैं, उसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स NKC जिनको हम बोल रहे हैं। साइटोकाइनिन बैरियर जो बॉडी के फ्लूइड्स की वजह से हैं, इंटरफेरॉन्स की वजह से हैं। इन्फ्लेमेटरी बैरियर जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है ना, इस टाइप के जो रिएक्शंस होती हैं उसके वजह से भी बैरियर बन रहा है। और फिर है फीवर, जो फीवर डेवलप होता है उस वजह से भी बैरियर है, वो भी बैरियर है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है वो भी बैरियर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सेलुलर बैरियर से। अच्छा, ब्लड में कौन कौन सी WBCs हैं जो कहीं ना कहीं पैथोजन को मारने की एबिलिटी रखती है, वो सबको पता होगा। वैसे WBC के दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। पता होगा तुम लोगों को। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, लाइजोसोम्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, लाइजोसोम्स नहीं अवेलेबल नहीं है, छोटे साइज के लाइजोसोम्स हैं, तो उनको अपन बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन है, कौन कौन सी WBCs हैं जो बैक्टीरिया को मारने की एबिलिटी रखती है? तो वो है न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल, क्योंकि इन दोनों में फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी है। ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेना और उसके बाद में एंजाइम सीक्रेशन के थ्रू उनको मार देना। राइट? एक WBC और है, दैट इज बेसोफिल। उसमें बहुत कम फेगोसाइटिक एक्टिविटी, अपन बोल सकते हैं नील के बराबर है। इसका मतलब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी रखते हैं, उनमें है इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। फेगोसाइटिक सेल्स। और जो थर्ड सेल है वो है बेसोफिल। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो सेल्स के नाम हैं ये क्यों हैं। देखो, इयोसिनोफाइल, राइट? तो इयोसिनो प्लस फाइलोस, फाइलोस का मतलब होता है लविंग, और इयोसिन इज एसिडिक डाई, जो डाई लविंग है, एसिडिक डाई लविंग है, जो एसिडिक डाई इयोसिन से स्टेन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इयोसिनोफाइल। बेसोफाइल, बेस लविंग, यानी जो बेस से स्टेन हो सकती है उनको बोलेंगे बेसोफाइल। एंड न्यूट्रोफाइल जो न्यूट्रल है, चाहे वो एसिडिक डाई हो चाहे बेसिक डाई हो, उन दोनों से स्टेन हो सकती है, तो उनको बोलते हैं न्यूट्रोफाइल्स। राइट? न्यूट्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफाइल सबसे ज्यादा मिलने वाली सेल है, यानी इनका टोटल WBC में 65% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इनको हम PMNL भी बोलते हैं। PMNL की फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स। पॉली बहुत सारे, मॉर्फो यानी फॉर्म्स, न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट यानी WBC। ये ऐसी WBC है जिसके न्यूक्लियस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, यानी ये ट्राइलोबर, टेट्रालोबर, पेंटालोबर कैसा भी हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं PMNL। ठीक है? फंक्शन के बेसिस पे न्यूट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपोलिसमैन। और इसको माइक्रोपोलिसमैन दो एबिलिटीज की वजह से बोलते हैं। वन इज डायापिडेसिस एंड सेकंड इज फेगोसाइटोसिस। एंड सेकंड इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायापिडेसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट। डायापिडेसिस क्या है? अच्छा, आपने देखा होगा कि जब अपनी स्किन पे कट लगता है तो एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया स्किन के थ्रू अंदर चला जाता है, तो उस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके वजह से कुछ WBC अपनी ब्लड वेसल को क्रॉस करके, यानी उस माइक्रोपोर में से निकल के उस बैक्टीरिया तक पहुंचती है। इसका मतलब WBC की वो एबिलिटी जो कैपिलरी में से स्क्वीज होकर पैथोजन तक पहुंच जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायापिडेसिस। ठीक है ना? यानी कैपिलरी को क्रॉस करके अगर पैथोजन तक पहुंचने की एबिलिटी है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डायापिडेसिस।
क्लियर है? एंड फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं। फेगोसाइटोसिस को अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं दैट इज सेल ईटिंग, मतलब WBC किसी न किसी बैक्टीरिया को ईट कर रही है, खा रही है। तो देखो कैसे है, अपने को पता है कि हमारी WBC अमीबॉइडल है, ठीक है, दिस इज ए अमीबॉइडल WBC जिसमें सूडोपोडियाज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो लाइजोसोम्स जैसे हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज बैक्टीरिया, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो कैसे होगा फेगोसाइटोसिस, कैसे न्यूट्रोफिल इसको एनगल्फ करके मारेगी, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले ये सूडोपोडियास के थ्रू इस बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा, इस बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा। ट्रैप करेगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया अंदर एक छोटी सी वेसल में ट्रैप हो जाएगा। ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ एक छोटी सी वेसल्स में क्या हो गया, ट्रैप। इस वेसल को हम क्या बोलेंगे, छोटी सी वेसिकल को बोलेंगे फेगोसोम, राइट। वापस देख लो एक मिनट, क्या बोला मैंने, ये जो WBCs के जो छोटे छोटे सूडोपोडियास हैं, छोटे छोटे जो आर्म्स हैं, ये बैक्टीरिया को ऐसे होल्ड करेंगे, होल्ड करके ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और एक अंदर छोटी सी वेसिकल बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड फेगोसोम। इस फेगोसोम में ये जो लाइजोसोम्स हैं ये अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगे, ये जो लाइजोसोम्स हैं इसके एंजाइम निकलेंगे। और कौन से एंजाइम्स निकलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जो कहीं ना कहीं लिपिड को डाइजेस्ट करते होंगे, तो उससे होगा क्या, उससे उस बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड कंपोनेंट्स हैं उन सब का डाइजेशन हो जाएगा और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस टाइप से फेगोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा एक मैकेनिज्म और है, वो भी हम समझ लेते हैं कि ये जो लाइजोसोमिक वेसिकल्स हैं इनसे एक एंजाइम और निकलता है, दैट इज माइलोपेरोक्सिडेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम। लाइजोसोम से क्या निकलता है, माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड आयन की रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और ये हाइपोक्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इजीली बैक्टीरिया का ये ऑक्सीडेशन करता है और उस वजह से बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर है? बस बोलता हूँ, लाइजोसोम्स क्या सीक्रेट करेंगे, माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन आयन का रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइट बनाएंगे और हाइपोक्लोराइट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बैक्टीरिया को ऑक्सीडेशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इन ग्रेन्यूल से निकलते हैं वो है सुपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, और भी हो सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो लाइजोसोम्स जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सीक्रेट करेंगे और बैक्टीरिया को ऑक्सीडेशन करके उसको किल करने की एबिलिटी रखते हैं। क्लियर है? एंड दिस इज द एक्टिविटी ऑफ फेगोसाइटोसिस ऑफ द न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये तो थे, हमारी बात हो गई वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। अच्छा, ये ध्यान रखना है इओसिनोफिल भी फेगोसाइटोसिस करती है लेकिन बहुत कम, लिमिटेड। बेसोफिल बिल्कुल नहीं करती, नेग्लिजिबल करती है। इओसिनोफिल में लिटिल एबिलिटीज होती है। इओसिनोफिल की किलिंग एक्शन क्या है या किस तरह से वो बैक्टीरिया को मारती है, देखो अपन इसको समझ सकते हैं। सपोज अगर तुम्हें मारना हो या किसी पर्सन को किल करना हो तो वो क्या कर सकता है, वो जाता है, वो उसके पीठ के ऊपर लटक सकता है और उसके गर्दन को प्रेस कर सकता है। सेम एक्टिविटी इओसिनोफिल की है क्योंकि वो खा नहीं सकता। इओसिनोफिल की साइज कंपैरेटिवली छोटी है और इओसिनोफिल साइज में भी छोटी है, तो वो एनगल्फ नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, किसी पर्सन यानी किसी पैथोजन के ऊपर चिपकेगा। चिपकने के बाद में अंदर से लाइटिक एंजाइम निकाल के उसके सरफेस को डिस्ट्रॉय करेगा और डिस्ट्रॉय करने के बाद में उस बैक्टीरिया को किल करेगा। समझ में आई बात? यानी सरफेस पे चिपक के उसको मारने की कोशिश करेगा। ये ज़्यादातर वर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा फ्लूक्स, है ना, ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर सिस्टोसोमा को मारना हो तो हमारे ब्लड में कौन सी सेल है जो उसके अगेंस्ट होगी, दैट इज इओसिनोफिल, यानी एंटी वर्म सेल्स बोल सकते हैं इसको। क्लियर है पॉइंट?